This is 13th July session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss only three issues. The first issue is what is the state of inequality in India, and second issue is how is Mizoram handling the refugee crisis, and the third issue is why Donald Trump threatening BRICS nations. Let's discuss all the issues in detail. What is the status of income and wealth inequality in India? Recently, a World Bank report is published related to income and wealth inequality. Article is important for GS paper 2, for GS paper 3, for prelims and for mains. Why in news? A recent report by the World Bank has generated significant debate with regard to the true picture of inequality in Indian economy. The report shows extreme poverty reduced drastically and inequality had reduced too. रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इनइक्वालिटी है उससे रिलेटेड एक ट्रू पिक्चर उसके अंदर शो किया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी काफी रिड्यूस हुआ है एंड इनइक्वालिटी भी काफी हद तक डिक्रीज हुआ है। बट इंडिया के अंदर इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट डिबेट स्टार्ट हुए हैं। व्हाट आर द इनइक्वालिटी ट्रेंड्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी ट्रेंड्स क्या रहे हैं? वेल्थ इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वेल्थ इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है कंट्री के अंदर। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज द रिचेस्ट 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ओन्स 53% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्डिंग 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ। पुअरर हाफ हैव ओनली 4.1% ऑफ नेशनल वेल्थ। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर अनइक्वल कंट्रीज में से टॉप पर है बिकॉज इंडिया के अंदर टॉप रिचेस्ट 1% लोगों के पास कंट्री की टोटल वेल्थ का 53% शेयर है। टॉप 10% लोगों के पास कंट्री की टोटल वेल्थ का 77% शेयर है एंड पुअर हाफ लोगों के पास कंट्री की टोटल वेल्थ का 4.1% शेयर है। इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनकम। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर इनकम से रिलेटेड इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। टॉप 1% होल्ड 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। टॉप 10% होल्डिंग 57% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। द शेयर ऑफ द बॉटम 50% हैड गॉन डाउन टू 13%। इंडिया के अंदर टॉप 1% लोगों के पास कंट्री के टोटल इनकम का 22% शेयर जाता है। टॉप 10% लोगों के पास कंट्री के टोटल इनकम का 57% शेयर जाता है। बॉटम 50% पॉपुलेशन के अंडर ओनली 13% इनकम ही जाता है। टैक्स बर्डन से रिलेटेड इनइक्वालिटी क्या है? अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ द टोटल जीएसटी इन द कंट्री केम फ्रॉम द बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन व्हाइल ओनली 4% केम फ्रॉम द टॉप 10%। जीएसटी के अंदर जो भी कलेक्शन होता है उस कलेक्शन का 64% जो पेमेंट किया जाता है वो बॉटम 50% पॉपुलेशन के द्वारा किया जाता है, जबकि टॉप 10% लोगों के द्वारा जीएसटी कलेक्शन में जो शेयर होता है ओनली 4% का शेयर होता है। हेल्थ केयर एक्सेस इनइक्वालिटी, मैनी ऑर्डिनरी इंडियंस आर नॉट एबल टू एक्सेस द हेल्थ केयर दे नीड। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स उन्हें जो हेल्थ केयर चाहिए वो हेल्थ केयर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैनी पीपल्स आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट एवरी ईयर। हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत हाई है, इस वजह से इंडिया के अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसा है जो हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो पॉवर्टी में चले जाते हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023, अराउंड 74% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। In the 2024 Global Hunger Index, India is ranked 105th out of 127 countries. स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 74% पॉपुलेशन ऐसा है जिन्हें हेल्दी डाइट टेकिंग करने के लिए उनके पास मनी नहीं है। इट मीन्स हेल्दी डाइट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक रहा है 127 कंट्रीज में से 105 रैंक रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इंडिया वाज रैंक्ड 131 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। इस ईयर जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया है, इंडिया का रैंक 146 कंट्रीज में से 131 रहा है।
In India, the female labor income share is only 18%, which is significantly lower than the average in Asia, and this value is one of the lowest in world. In labor income, the male share is 82%. कंट्री के अंदर जो इनकम जनरेट होता है, फीमेल लेबर इनकम का जो शेयर है ओनली 18% है, जबकि मेल लेबर का जो शेयर है वो 82% है। शेयर ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय टॉप 1%। वेरियस कंट्रीज के अंदर टॉप 1% रिच पीपल के अंडर कितना परसेंट वेल्थ में शेयर है, हम देख सकते हैं कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहां पर वहां के टॉप रिच 1% लोगों के अंडर जो वेल्थ का शेयर है वो सबसे कम है। साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड ब्राजील, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर वहां के रिचेस्ट 1% लोगों के अंडर कंट्री की जो वेल्थ में शेयर है वो काफी कम है। जबकि इंडिया, हम देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में टॉप ऐसा कंट्री है जहां पर टॉप 1% रिच पीपल के हाथ में कंट्री की सबसे ज्यादा वेल्थ है, इट मीन शेयर सबसे ज्यादा है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आता है। अगर ग्रोथ रेट देखा जाए, उसके बाद भी कंट्री के अंदर ये इनइक्वालिटी इंक्रीज क्यों हो रही है? इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। नंबर 2, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज, इंडिया के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज का लैक है। नंबर 3, इनएडिक्वेट लेबर पॉलिसीज। नंबर 4, सोशल एक्सक्लूजन। नंबर 1, वेल्थ एक्यूमुलेशन। कंट्री के अंदर वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ही पीपल के हैंड में वेल्थ जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। Concentration of wealth in the hands of a few can increase inequality over generations, as the wealthy can pass on advantage to their descendants. वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ ही हैंड में कलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है। और ये जो कंसंट्रेशन है जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट करता है। Inadequate land reforms. Inadequate land reforms can result in a significant portion of the population remaining landless or having insufficient land, which making them vulnerable to poverty and economic instability. बिकॉज इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म भी इनएडुकेट रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा है जो लैंडलेस है या जिनके पास इनसफिशिएंट लैंड है। इसकी वजह से पुअर पीपल के अंडर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है और इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। क्रोनिक कैपिटलिज्म, corrupt practices and favoritism can result in wealth accumulation among the select group contributing to inequality. इंडिया के अंदर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ही पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो फेवरेटिज्म का पॉलिसी फॉलो किया जाता है, तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन वेल्थ का कुछ ही पीपल के हेड में जाता है और इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। नंबर 2, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज। इंडिया के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज का लैक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज, लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ में डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट सर्टेन इनकम ग्रुप लीडिंग टू एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली सर्टेन इनकम ग्रुप्स को ही बेनिफिट गिवन कर रहा है, जिसकी वजह से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो रहा है। रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्स सिस्टम्स दैट फेवर द वेल्थी और लैक प्रोग्रेसिवली कैन कंट्रीब्यूट टू इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया के अंदर जो भी टैक्स सिस्टम्स हैं वो वेल्थी पीपल को फेवर कर रहे हैं या फिर प्रोग्रेसिविटी का अगर लैक है, तो ये सब फैक्टर इनकम इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट, लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट एंड वेलफेयर प्रोग्राम में लीव वल्नरेबल पॉपुलेशन विदाउट सफिशिएंट सपोर्ट, वाइडनिंग द वेल्थ गैप। इंडिया के अंदर सोशल सेफ्टी नेट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स का लैक है, जिसकी वजह से वल्नरेबल पॉपुलेशन को यहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से वेल्थ गैप कंट्री के अंदर वाइड हो रहा है। नंबर 3, इनएडुकेट लेबर पॉलिसीज। इंडिया के अंदर लेबर पॉलिसीज भी इनएडुकेट है। वेज गैप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मिनिमम वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वेज गैप बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू इनकम इनइक्वालिटी। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स के बीच में वेज गैप बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से भी इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इनफॉर्मल लेबर मार्केट विद लोअर वेजेस एंड फ्यूअर बेनिफिट कैन वाइडन द इनकम डिवाइड।
इनफॉर्मल लेबर मार्केट के अंदर जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनका जो वेज होता है वो लोअर होता है और फ्यूअर पीपल को ही बेनिफिट मिल पाता है। इसकी वजह से भी इनकम डिवाइड बहुत ज्यादा वाइड हो रहा है। नो मिनिमम वेज, वीक लेबर मार्केट पॉलिसीज इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट मिनिमम वेज रेगुलेशंस कैन कंट्रीब्यूट टू इनकम डिस्पैरिटी। इंडिया के अंदर लेबर मार्केट पॉलिसीज वीक है और मिनिमम वेज रेगुलेशन इनसफिशिएंट है जो कि इनकम डिस्पैरिटीज को इंक्रीज करते हैं। नंबर वो सोशल एक्सक्लूजन। कंट्री के अंदर कुछ ग्रुप हैं जिनका सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है कास्ट के बेस पर या अदर फैक्टर्स के बेस पर। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कास्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज एंड बेनिफिट। कंट्री के अंदर कास्ट के बेस पर पीपल के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनका जो अपॉर्चुनिटी तक एक्सेस है या रिसोर्स या बेनिफिट तक जो उनका एक्सेस है उसको काफी हद तक लिमिट किया गया है। जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर कैन लीड टू अनइक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वेज डिस्पैरिटी। जेंडर के बेस पर कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वेज डिस्पैरिटी से रिलेटेड एक्सेस को अनइक्वल करते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी रेनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज। कंट्री के अंदर क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस भी अनइक्वल है। पुअर पीपल इस तरह की सिचुएशन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से डिस्पैरिटीज जो हैं सोशल ग्रुप के बीच में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेप्रिवेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टैग्नेशन फॉर सर्टेन ग्रुप्स व्हिच एक्सरबेटिंग इनकम इनइक्वालिटी। बिकॉज हर सेक्टर में आज ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसकी वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर जगह किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा पीपल की जॉब को कम कर रहा है। इससे इनकम इनइक्वालिटी एक्सरबेट हो रही है। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? Inclusive growth is a economic growth that is distributed fairly across society and creates opportunities for all. इंक्लूसिव ग्रोथ एक इकोनॉमिक ग्रोथ का टाइप है जिसमें सोसाइटी के एवरी पीपल तक ये जो ग्रोथ है ये फेयरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो दैट सोसाइटी के सभी पीपल को अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इट मीन्स हैविंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ बाय द पुअर। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर पुअर पीपल को एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड एसेंशियल सर्विस तक इनका एक्सेस हो पाता है। इट इंक्लूड प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पावरिंग पीपल थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर पुअर पीपल को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू इन्हें एम्पावर किया जाता है। Several schemes implemented by the government for inclusive growth. इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेवरल स्कीम्स कौन कौन सी हैं जो इम्प्लीमेंट की गई हैं? नंबर 1 मनरेगा, नंबर 2 प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नंबर 3 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नंबर 4 दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नंबर 5 समग्र शिक्षा स्कीम, नंबर 6 स्वच्छ भारत मिशन, नंबर 7 मिशन आयुष्मान, नंबर 8 नेशनल हेल्थ मिशन, नंबर 9 प्रधानमंत्री जनधन योजना। This is PYQ related to this article. Inclusive growth as enunciated in the 11th 5-year plan does not include one of the following. 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था 11th 5-year प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड इन पॉइंट्स में से कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया था? करेक्ट आंसर इज सी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। ये पॉइंट ऐड नहीं किया गया था, बाकी ए, बी और डी इन पॉइंट्स को 11th 5-year प्लान के अंदर ऐड किया गया था। दिस इज मीन्स What are various issues and challenges related to refugees crisis in Mizoram? How is Mizoram handling the refugee crisis? Why news? Fresh clashes between Chin ethnic armed group in Myanmar Chin state have led to the displacement of around 4,000 Chin refugees who crossed into Mizoram's Champhai district through the Jokhar-Tai river border. म्यांमार के अंदर चिन स्टेट के अंदर कुछ एथनिक आर्म्ड ग्रुप के बिटवीन क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से अबाउट 4,000 रेफ्यूजीज मिजोरम स्टेट के अंदर एंटर कर चुके हैं और इससे रिलेटेड वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं वो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एंड इश्यूज हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे।
India Myanmar border and FMR. FMR means Free Movement Regime. Historical and ethnic context of the border issue. The India-Myanmar border stretches about 1,643 km, passing through four Indian states: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. इंडिया-म्यांमार बॉर्डर के अगर स्ट्रेच की बात की जाए 1,643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों कंट्री। इंडिया के अबाउट 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ कनेक्टेड हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। Ethnic fragmentation began with Myanmar's separation from British India in 1935, India's independence in 1947। इंडिया और म्यांमार के बीच एथनिक फ्रेगमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ वो 1935 में ब्रिटिश इंडिया से जब म्यांमार का सेपरेशन हुआ तब से स्टार्ट हुआ। एंड इंडिया का 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। तब से लेकर अब तक दोनों कंट्रीज के बीच में ये एथनिक फ्रेगमेंटेशन चल रहे हैं। This disturbed the traditional boundaries of the ethnic communities like Nagas, Kukis, and Chinns, which lead to identity, security, and sovereignty challenges। 1935 और 1945 के बाद इंडिया और म्यांमार के बीच कुछ एथनिक कम्युनिटीज सच एज नागा, कुकीज एंड चिन, इन सभी कम्युनिटीज के बीच में एक ट्रेडिशनल बाउंड्री जो हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई, और इस डिसरप्शन की वजह से इन कम्युनिटीज के आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के बिफोर वेरियस चैलेंजेस क्रिएट हुए। इट मींस नागाज, कुकीज एंड चिन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज के अंदर अपना एंसेस्ट्रल लैंड शेयर करते हैं। बट 1935 एंड 1947 के बाद इनका जो ट्रेडिशनल बाउंड्री हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई है, और इसी वजह से आज भी वेरियस चैलेंजेस इन कम्युनिटीज को लेकर है दोनों कंट्रीज के बीच में। द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जोन इन म्यांमार एंड ईस्टर्न नागालैंड इन इंडिया आर इनहेबिटेड बाय क्लोजली knit ethnic group who now find themselves split by an artificial boundary। नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट रिजिम, FMR से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। FMR allow border resident to travel without a visa up to 16 किलोमीटर across the Indo-Myanmar border। फ्री मूवमेंट रिजिम के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज में इन कम्युनिटीज को अबाउट 16 किलोमीटर तक विदाउट वीजा एंटर करने की परमिशन मिली हुई है। FMR वॉज फॉर्मलाइज टू, FMR जो फॉर्मलाइज किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। नंबर ऑफ प्रिजर्व ट्रेडिशनल टाइज, किनशिप एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। दोनों कंट्रीज के बीच में जो कुछ एथनिक कम्युनिटीज हैं उन ट्रेडिशनल टाइज को प्रिजर्व करना, किनशिप एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना FMR का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। नंबर एनेबल स्टूडेंट, ट्रेडर्स एंड फैमिलीज टू मूव फ्रीली। दोनों कंट्रीज के बीच में सेम कम्युनिटी के स्टूडेंट, ट्रेडर्स एंड फैमिलीज को फ्रीली मूव करने को इनेबल बनाने के लिए FMR फॉर्मुलाइज किया गया। नंबर 3, रिड्यूस अलाइनेशन कॉज्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ बॉर्डर। बॉर्डर ड्रॉ करके दोनों कंट्रीज के अंदर जो कॉमन कम्युनिटीज हैं उनके अलाइनेशन को रिड्यूस करने के लिए ये FMR फॉर्मुलाइज किया गया। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द फ्री मूवमेंट रिजिम। FMR से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, स्मगलिंग सबसे बड़ा इशू है। कॉन्ट्राबैंड एंड नारकोटिक्स आर मूव्ड अंडर द लोड्स व्हिच बाईपास इंस्पेक्शन अंडर FMR। बिकॉज ये फ्री मूवमेंट रिजिम का जो राइट गिवन है दोनों कंट्रीज को, म्यांमार की तरफ से इस फ्री मूवमेंट रिजिम का प्रॉफिट वहां के कुछ पर्सन्स उठाते हैं और उसके थ्रू स्मगलिंग बहुत ज्यादा इंडिया के अंडर किया जाता है। इंसर्जेंट मूवमेंट, militant groups of Myanmar facilitated insurgent movement to the porous border। These group conducted strikes in India and retreated into Myanmar। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप का एंट्री होता है, और बिकॉज इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफी पोरस बॉर्डर है, और ये जो ग्रुप हैं ये इंडिया के अंदर स्ट्राइक कंडक्ट करते हैं और उसके बाद म्यांमार में रिट्रीट हो जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इट सीम्स दैट चाइना हैज बीन ऑफरिंग लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी बॉर्डर पर पॉसिबल है, और ऐसा
एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन इंसर्जेंट ग्रुप को इंडिया में एंटर कराने के लिए चाइना लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, जियोग्राफिक constraint. The border is heavily mountainous, forested and difficult to patrol, complicating surveillance and response. इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो माउंटेनियस, फॉरेस्टेड एंड पेट्रोलिंग वहां पर डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से सर्विलेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बॉर्डर फेंसिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर फेंसिंग भी प्रोविजन किया गया, बट इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। The construction of fences to strengthen border security has raised strong opposition from local communities. बॉर्डर को फेंसिंग करने की वजह से दोनों तरफ के कुछ कम्युनिटीज ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन रेज किए हैं, बिकॉज जो कॉमन कम्युनिटी दोनों कंट्रीज के अंदर हैं उन कम्युनिटीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग ओपोज किया गया है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस, बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इंडिया म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टेकिंग करने होंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे, बैलेंस्ड सिक्योरिटी अप्रोच फॉलो करना होगा, पॉलिसी एश्योरेंस पर फोकस करना होगा। Confidence building measures, conduct tripartite talk involving Government of India, Myanmar authorities, local ethnic stakeholders. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर ट्रिपरटाइट टॉक हमें कंडक्ट कराना होगा। ट्रिपरटाइट टॉक जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड होगी, म्यांमार अथॉरिटीज एंड लोकल एथनिक स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रिपरटाइट टॉक होना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लॉन्च क्रॉस बॉर्डर सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम, इंप्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इलीगल ट्रेड, फोकस ऑन कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। क्रॉस बॉर्डर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हमें लॉन्च करने होंगे और इलीगल ट्रेड पर डिपेंडेंसी लोगों का जो है उसको हमें रिड्यूस करने के लिए उनके लाइवलीहुड को हमें इम्प्रूव करना होगा। कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज पर हमें फोकस करना होगा। इन सभी ऑप्शंस के थ्रू हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं। बैलेंस सिक्योरिटी अप्रोच हमें फॉलो करना होगा। इम्प्लीमेंट रेगुलेटेड मूवमेंट थ्रू मॉनिटर्ड क्रॉसिंग पॉइंट, सेलेक्टिव फेंसिंग इन क्रिटिकल हॉटस्पॉट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सैटेलाइट एंड सर्विलेंस। बैलेंस सिक्योरिटी अप्रोच हमें फॉलो करना होगा। इसके लिए हमें वेरियस फैक्टर्स को यहाँ पर फॉलो करना होगा, सच एज हमें टेक्नोलॉजी के अंडर ड्रोन, सैटेलाइट, सर्विलेंस हमें फॉलो करना होगा। एंड फेंसिंग अगर करना है तो सेलेक्टिव फेंसिंग हमें क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स एरियाज में करना होगा। पॉलिसी एश्योरेंस, assure locals that fencing decisions will not be unilateral, will be bilateral. पॉलिसी एश्योरेंस के अंडर लोकल्स को हमें एश्योर करना होगा कि जो फेंसिंग डिसीजंस टेकिंग किए जा रहे हैं वो यूनिलैटरल नहीं बल्कि बायलैटरल होंगे। कंसल्टेशन विद अफेक्टेड कम्युनिटीज मस्ट प्रीसीड एनी कंस्ट्रक्शन और इन्फोर्समेंट इशूज। कोई भी कंस्ट्रक्शन या इन्फोर्समेंट मेजर करने के पहले अफेक्टेड कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन हमें करना होगा। व्हाट इज वे फॉरवर्ड, अब हम फ्यूचर में बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया शुड बैलेंस इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद एथनिक सेंसिटिविटीज एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस। इंडिया को अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एथनिक सेंसिटिविटीज एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस के साथ बैलेंस करना होगा। इंडिया शुड फॉलो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, इंडिया को एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच फॉलो करना होगा जिसके अंदर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इंक्लूड है, एथनो कल्चरल रिस्पेक्ट, बायलैटरल कोऑपरेशन विद म्यांमार, म्यांमार के साथ हमें बायलैटरल कोऑपरेशन को फोकस करना होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रीजन के अंडर हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। Number 5, strengthening people to people ties rather than erecting hard barriers may enhance long term peace and security. हार्ड बैरियर्स इरेक्टिंग करने से की जगह हमें पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथ करना होगा। इसके थ्रू लॉन्ग टर्म पीस एंड सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सकता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू व्हाई इज डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटनिंग ब्रिक्स। Recently, Donald Trump's 10% tariff threat given to BRICS supporters
डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स और इसके सपोर्टर्स कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ इम्पोज करने का थ्रेट गिवन किया है। वाई न्यूज, US President Donald Trump's threat to impose 10% tariff on members of the BRICS grouping that held a summit in Rio de Janeiro this week is the latest in the series of similar threat. रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ इम्पोज करने का थ्रेट गिवन किया है। ब्रिक्स का रिसेंट जो समिट हुआ है वो रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ है। Donald Trump had made it clear that he saw the BRICS grouping as anti-American and a threat to the dollar, BRICS common currency, that he needed to neutralize. डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर किया कि ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है और ब्रिक्स नेशंस चाहते हैं कि कॉमन करेंसी वो इंट्रोड्यूस करें। ऐसा करने से डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू गिर सकती है उससे पहले वो ब्रिक्स नेशंस पर 10% का टैरिफ इम्पोज कर दें। लास्ट संडे जुलाई 6, 2025 ब्रिक्स लीडर्स गैदर्ड इन रियो फॉर 17th ब्रिक्स समिट। जुलाई 6, 2025 को ब्रिक्स लीडर्स 17th ब्रिक्स समिट के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर इकट्ठे हुए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंटिन्यूअस रिजुविनेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स बिगिन इन 2009। 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ। ओनली 4 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट 2 समिट। ब्रिक्स के फर्स्ट 2 समिट में ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने पार्टिसिपेट किया। साउथ अफ्रीका ज्वाइंड द ग्रुप एट द थर्ड समिट इन 2011 गिविंग इट इट्स प्रेजेंट नेम ब्रिक्स। स्टार्टिंग में ब्रिक्स नहीं था, ओनली ब्रिक था जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना इंक्लूड थे। बट 2011 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है और इसका नेम ब्रिक्स हो जाता है। द 15th समिट्स डिसीजन ऑन एक्सपेंशन लेड टू 5 न्यू मेंबर्स, सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। 15th समिट के ड्यूरिंग ब्रिक्स के अंडर 5 न्यू मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। 34 more members are desirous to joining the grouping signifies that BRICS is headed upward। 34 मोर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे शो होता है कि ब्रिक्स अपवर्ड डायरेक्शन में गोइंग कर रहा है। इट इज प्रोजेक्टेड दैट दिस ग्रुपिंग रिप्रेजेंट द ग्लोबल मेजोरिटी। ये जो ग्रुपिंग है ये ग्लोबल मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ब्रिक्स ग्रुपिंग इज ड्राइवन बाय द ब्रिक्स स्पिरिट व्हिच हैव 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ब्रिक्स ग्रुपिंग ब्रिक्स स्पिरिट के द्वारा ड्राइवन किया जाता है जिसके अंदर 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1 म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 सोवरेन इक्वालिटी, नंबर 3 सॉलिडेरिटी, नंबर 4 डेमोक्रेसी, नंबर 5 ओपननेस, नंबर 6 इंक्लूसिवनेस, नंबर 7 कोलैबोरेशन, नंबर 8 कंसेंसस। It is committed to promoting intra-BRICS cooperation, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people cooperation। ब्रिक्स के जो कोऑपरेशन एरियाज हैं, नंबर ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एरियाज में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सभी मेंबर कंट्रीज कोऑपरेट करना चाहते हैं। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को सभी कंट्रीज प्रमोट करना चाहते हैं। ब्रिक्स इनिशियली ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इज नाउ प्राइमरली प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। स्टार्टिंग में ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप हुआ करता था बट अब ये इमर्जिंग मार्केट का एक प्लेटफॉर्म एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। व्हाट आर वर्टिकल्स एंड देयर फोकस ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के क्या क्या वर्टिकल्स हैं और उनका फोकस एरियाज क्या क्या है? नंबर 1 पीस एंड सिक्योरिटी। टू बूस्ट पीस एंड सिक्योरिटी ब्रिक्स समिट फोकस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया। पीस एंड सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए ब्रिक्स वेस्ट एशिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं उस पर फोकस करता है। ड्यूरिंग रिसेंट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ब्रिक्स हैड कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड कंप्रिहेंसिव सीजफायर, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर भी ब्रिक्स ने फोकस किया और ब्रिक्स ने कॉल किया कि कंप्रिहेंसिव एंड इमीडिएट सीजफायर होना चाहिए। अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेज पर इसने फोकस किया। साथ ही स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इसने फोकस किया। नंबर 2 इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन।
On economic and financial cooperation, the common currency issue received maximum attention. ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ब्रिक्स के मेंबर एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करें और उस करेंसीज के द्वारा ही सभी कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना चाहिए. द यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज एंड दियर ट्रेडिंग पार्टनर विल बी फैसिलिटेटेड फर्दर. नंबर 3, पीपल टू पीपल एक्सचेंज. द थर्ड वर्टिकल एम्स टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल एक्सचेंज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ब्रिक्स का सभी कंट्रीज चाहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज को स्ट्रेंथ करना चाहिए. कोऑपरेशन इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक वुड हैव अ बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक के मैटर में सभी कंट्रीज को कोऑपरेशन करना चाहिए. फाइनली, अ क्रूशियल डिसीजन रिलेटेड टू द ग्रुपिंग्स एक्सपेंशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 34 स्टेट. ब्रिक्स नेशन चाहता है कि 34 मोर स्टेट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ऐड कर ग्रुपिंग को एक्सपेंड किया जाना चाहिए. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, ब्रिक्स इज वन अमंग द टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुपिंग्स टुडे. G20, क्वाड, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G7, SCO. इंडिया के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ब्रिक्स इंडिया के 6 टॉप प्लूरिलैटरल ग्रुप में से एक है. इंडिया के लिए टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 G20, नंबर 2 क्वाड, नंबर 3 ब्रिक्स, नंबर 4 बिम्स्टेक, नंबर 7 G7 एंड नंबर 6 SCO. BRICS help India to promote multipolarity in the world, exercise its strategic autonomy, deepen its relation with Russia, effectively advocate the interest and agenda of the global south, allow India to serve as a bridge between the west and east, between the north and south. ब्रिक्स इंडिया के लिए मल्टीपल वे में हेल्प करता है. वर्ल्ड के अंदर मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करने में ब्रिक्स इंडिया की हेल्प करता है, बिकॉज इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए और इस मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है. एक्सरसाइज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज इसके थ्रू कर सकता है. रसिया के साथ रिलेशंस को डीपन करने में ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है. इफेक्टिवली एडवोकेट द इंटरेस्ट एंड एजेंडा ऑफ द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ के एजेंडा और इंटरेस्ट को इफेक्टिवली तरीके से एडवोकेट करने के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है. अलाउ इंडिया टू सर्व एज द ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट एंड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ. ब्रिक्स इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया के लिए वेस्ट एंड ईस्ट के बिटवीन ब्रिज का काम करता है, साथ ही नॉर्थ एंड साउथ के लिए भी एक ब्रिज का काम करता है. तो